ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट है, बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें जो यूनिट फोर्थ है। ठीक है, तो प्रीवियसली हम लोगों ने यूनिट वन, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, ठीक है, 20, 25, 30 अराउंड एमसीक्यूज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट फोर को, तो ध्यान से तुम लोग सुनना, तो कहीं डाउट कुछ वगैरह होता है तो डायरेक्टली तुम लोग इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो एमसीक्यूज में ध्यान देना जरूरी है, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा गूगल क्लासरूम में मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर तुम लोगों को डाउट वगैरह होता है तो तुम लोग उसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट फर्स्ट का। ठीक है, तो बेसिकली गुड हमारी जो मॉर्निंग यूनिट, हाँ, सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, सब लोग ना टाइम से आओ एक्चुअली, फिर बीच में नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हमारी यूनिट फोर्थ का जो पहला एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट इज इंसर्टेड इनटू रेक्टम। ठीक है, हाँ, इनमें से कौन सी डोजेस फॉर्म ऐसी है, डिलीवरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऐसा जिसको कि हम लोग रेक्टम्स में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारी सपोजिटरीज हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारे अदर ऑप्शंस हैं, टैबलेट की, सिरप्स की या कैप्सूल्स की, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये ओरल कंजप्शन वाले हैं। ठीक है, ओरली इनका हम लोग यूज करते हैं, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले डोजेस फॉर्म्स हैं। जबकि जो सपोजिटरीज होती हैं इनको रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। सपोजिटरीज बेसिकली वहां पर क्या करती हैं, या तो मेल्ट हो जाती हैं या तो क्या हो जाता है, उनका सपोजिटरी बेस डिसॉल्व हो जाता है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारी क्या होती है, ड्रग रिलीज होती है। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, पेसरीज आर। ठीक है, तो पेसरीज कौन सी डोजेस फॉर्म है, इनमें से पहला ऑप्शन हमारा है लोशन बेसिस, सेकंड वन इज यूरेथ्रल सपोजिटरीज, सी ऑप्शन इज वेजाइनल सपोजिटरीज एंड डी ऑप्शन इज बाइंडर्स इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो कौन बताएगा इसका आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, वेजाइनल सपोजिटरीज। ठीक है, वेजाइनल सपोजिटरीज को पेसरीज भी बोला जाता है, तो ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि भाई व्हाट आर दी पेसरीज, तो तुम लोगों को उसमें वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में ही लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या है, कोकोआ बटर belongs to the class of suppository bases known as fatty acid। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो कोकोआ बटर बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सपोजिटरी बेसिस नोन एज फैटी एसिड। देखो, सपोजिटरी बेसिस को हम लोगों ने आज 4 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। अगर तुम लोगों को ध्यान में है तो तुम लोगों को ये बताना है कि जो कोकोआ बटर था वो कौन सी वाली कैटेगरी में आता है। तो वो फैटी बेसिस में है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है बेटा, ये फैटी सब्सटेंसेस में ही आता है, जो तुम्हारा कोकोआ जो बटर होता है। ठीक है, हाँ, ये तुमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। कोकोआ बटर मेल्ट्स बिटवीन, देखो कोकोआ बटर का क्वेश्चन बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मेजरली जो सपोजिटरीज होती हैं वो इस कोकोआ बटर से ही हम लोग बनाते हैं। जो इसकी जो मेल्टिंग रेंज होती है ना, बहुत आइडियल होती है हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए, जिससे कि आसानी से हम लोग ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर मेल्टिंग के थ्रू जो सपोजिटरी का जब हम लोग यूज करेंगे, तो वहां पे जब ये सपोजिटरी बेस कोकोआ बटर मेल्ट होगा तो तब जाकर के वो उसमें से ड्रग रिलीज होगी। तो अब तुम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो सपोजिटरी बेसिस हम लोग यूज कर रहे हैं कोकोआ बटर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है? कौन बताएगा इसका आंसर? इसकी रेंज होती है 34 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस की। ठीक है, तो इस टेम्परेचर रेंज में जो कोकोआ बटर जो होता है मटेरियल, वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और इसकी एडवांटेज ये है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑल अराउंड लगभग लगभग इतना ही होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस की हम लोग बात करते हैं, +-2 अगर हम लोग उसमें मान के चलें, तो ये एक आइडियल सपोजिटरी बेस हो जाता है जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर पर ही क्या होगा, रेंज पर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे कम के टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हो जाती है कोकोआ बटर बेस जिस सपोजिटरी का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मैक्रोगोल बेसिस आर। मैक्रोगोल बेसिस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्रोगोल बेसिस आर, मैक्रोगोल बेसिस इनमें से कौन सा ऑप्शन के लिए सही बैठते हैं? पहला हमारा हो गया एक्वस, सेकंड इज ऑर्गेनिक, थर्ड इज दोनों में ये आ जाते हैं, और ऑप्शन बी डी इज नन ऑफ द एबव। तो मैक्रोगोल बेसिस तुम लोगों को ध्यान में रखना है कि मैक्रोगोल बेसिस तुम्हारे वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं। ठीक है, तो जब वो वाटर सॉल्युबल बेसिस होंगे तो उनको एक्वस वाली कैटेगरी में रखा जाता है।
ठीक है। तो जो मैक्रोगोल बेसिस जो हैं वो एक्वस बेसिस भी उनको हम लोग बोलते हैं, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है ये सपोजिटरी बेसिस की। ठीक है। तो वाटर वॉशिंग जो सपोजिटरीज हैं उनमें मैक्रोगोल बेसिस का ही हम लोग यूज करते हैं, तो वाटर आसानी से वहां पे वो डिजोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इजीली वो क्लीन भी हो जाती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट विच डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ बेसिस। देखो जब हम लोग सपोजिटरी की मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं ना, सपोजिटरी को बनाने के लिए देखो हमको पता है कि भाई हमको सपोजिटरी मोल्ड्स इस तरीके से चाहिए होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया है। तो इस सपोजिटरी मोल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा मटेरियल फिल कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मटेरियल होता है, एक तो सपोजिटरी बेस इसमें आ जाता है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका है, मेन जो इंग्रेडिएंट उसको बोल सकते हैं, जो कि सपोजिटरी की प्रॉपर्टीज उसको देता है। इसके अलावा इसमें हमारी ड्रग्स हो गई। ठीक है। और हमारे कुछ एक्सीपिएंट्स अगर हमको यूज करने पड़ रहे हैं वो भी हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो सारी की सारी चीजें इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, मिक्स करके मेल्ट करके ये सपोजिटरी बेस की जो ये हमारे पास मोल्ड्स होते हैं, इन मोल्ड्स में उसको हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट विच इट डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ बेस। ठीक है। ड्रग की वो अमाउंट जो कि 1 ग्राम बेस को डिस्प्लेस कर देती है। अब देखो यहाँ पे जब सपोजिटरी हम लोग बना रहे होंगे ना, तो सपोजिटरी बनाने के लिए जब इन कैविटीज में हम लोग बेस को फिल करेंगे तो इस बेस की एक डेफिनेट क्वांटिटी इसमें आएगी। ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अब हमारी सपोजिटरी का कितना मटेरियल उन कैविटीज में फिल होगा, उस मटेरियल में से कितनी उसमें ड्रग जाएगी, तो सारी की सारी कैलकुलेशंस हम लोग को करनी पड़ती है पहले। तो उन कैलकुलेशंस को करने के लिए तो हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि सपोजिटरी की जो कैविटी है या जो सपोजिटरी जो मोल्ड हमारे हैं उसका साइज क्या है, मतलब कितने साइज की सपोजिटरी हम लोग बना रहे हैं। उसके बाद हमको कितना बेस उसमें यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा हमारा, अब हमको पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 ग्राम्स का है, 10 ग्राम्स का तो नहीं होगा, 2 ग्राम्स का है। ठीक है, या तो इसको ml में भी हम लोग बोल सकते हैं अगर मेल्टिंग वो कंडीशन में। ठीक है, तो ग्राम्स में ही चलो इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 2 ग्राम्स अगर हम लोग बात करें तो टोटल सपोजिटरी बेस इस कैविटी में 2 ग्राम्स आ रहा है, पर उसके साथ साथ हमको क्या यूज करनी है, उसमें ड्रग भी तो यूज करनी है। ठीक है, तो कितनी ड्रग हम लोग यूज करने वाले हैं, तो वो ड्रग की जो अमाउंट है उतनी अमाउंट में से हमको क्या करना पड़ेगा, उस बेस की उतनी अमाउंट को माइनस कर देना पड़ेगा। और इसमें ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली हमने उतने ग्राम्स उसमें से माइनस कर दिया, ग्राम्स नहीं कर सकते क्योंकि मटेरियल्स की डेंसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कि भाई हमारी ड्रग अगर 1 ग्राम है, ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि सपोजिटरी भी 1 ग्राम्स हम लोगों को यूज करनी पड़ेगी और हमारे ये 2 ग्राम्स की सपोजिटरी यहाँ पे एक वेट में तो बन जाएगी, पर साइज में वो साइज की बनेगी या नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये चेक करना पड़ता है कि कितनी ड्रग हम लोग डालें कि कितना सपोजिटरी बेस उसमें से निकल आए। ठीक है, तो जो वो ड्रग की अमाउंट होगी जो कि 1 ग्राम सपोजिटरी बेस को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, तो उस अमाउंट को हम लोग उस ड्रग की क्या बोलते हैं, उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछा जाता है, मे बी डेफिनेशन में आ जाए, फिर इन द ब्लैंक्स में ही आ जाए, या ट्रू एंड फॉल्स, कुछ भी तरीके का क्वेश्चन ही हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट। मेडिकामेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ड्रग से। तो ड्रग की ये वो अमाउंट है जो 1 ग्राम सपोजिटरी बेस को क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है, मतलब हटा देता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमने पानी किसी बॉटल में पानी फिल किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे कि कितना वाटर हम लोग कितना कोई भी एक इंग्रेडिएंट डाले, फॉर एग्जांपल कोई पत्थर का टुकड़ा हम लोगों ने उसमें डाल दिया। तो जब पत्थर का टुकड़ा हम लोग उसमें डालेंगे तो उस बॉटल को हमने पूरा फिल किया हुआ है। ठीक है, अब जब पत्थर का कोई टुकड़ा हमने उसमें डाल दिया, कुछ क्वांटिटी डाल दी तो उस बॉटल से पानी गिरने लग जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो वो कितनी अमाउंट गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि हमने कितना 1 ग्राम पत्थर डाला, क्योंकि 1 ग्राम वाटर उसमें से डिस्प्लेस हो गया या हट गया। ठीक है, तो वो जो अमाउंट होगी उसको ही उस ड्रग की हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट फॉर कोकोआ बटर सपोजिटरीज। ठीक है, तो इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट जब हम लोग कोकोआ बटर सपोजिटरीज बनाते हैं तो वहां पर एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज होता है। ठीक है, सपोजिटरी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे पास है सोप्स, ठीक है, ग्लिसरीन, एल्कोहल, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ग्लिसरीन तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें हमारा जो
हम लोग बेस बेसिकली जो हमारा कोकोआ सपोजिटरी बेस जो है, ठीक है, तो इसमें हम लोग एज अ लुब्रिकेंट एक मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। वो मिक्सचर होता है सोप्स का, ग्लिसरीन का, एल्कोहल का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑयल इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन जिलेटो ग्लिसरीन बेस। ग्लिसरीन जिलेटो जिलेटिन ग्लिसरीन बेस भी इसको बोल सकते हैं, जिलेटो ग्लिसरीन बेस भी इसको बोला जा सकता है, ठीक है। तो विच ऑयल इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट फॉर जिलेटो ग्लिसरीन बेसिस, ठीक है। तो जिलेटो ग्लिसरीन बेसिस जो हमारे हैं उनमें एज अ लुब्रिकेंट कौन सा ऑयल यूज होता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका आंसर है अरेकिस ऑयल, ठीक है, ARACHIS। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरेकिस ऑयल का यूज होता है एज अ लुब्रिकेंट फॉर जिलेटो ग्लिसरीन बेस सपोजिटरीज जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। ग्लिसरीन बेसिकली क्या है, जिलेटो ग्लिसरीन क्या है, ये एक सपोजिटरी बेस है, ठीक है। तो जिलेटो ग्लिसरीन भी तुम्हारा वाटर मिसिबल में आता है, बात को समझ रहे हो। तो वाटर मिसिबल में जो जिलेटो ग्लिसरीन बेस है, तो वहां पे एज अ लुब्रिकेंट हम लोग किसका यूज करते हैं, अरेकिस ऑयल का, ARACHIS, अरेकिस ऑयल, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, आफ्टर गेटिंग सपोजिटरीज मेल्टेड और डिजॉल्व्ड द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू, ठीक है। जब हम लोग सपोजिटरी को उसके साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम लोग रेक्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे अगर सपोजिटरीज को हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया है, तो वहां पे या तो हमको पता है कि सपोजिटरी का मैकेनिज्म ड्रग रिलीज करने का क्या है, या तो वो मेल्ट हो जाती है या तो डिजोल्व हो जाएंगे, सपोजिटरी बेस जो होते हैं। तो जब मेल्टिंग या डिसोल्यूशन हो जाएगा, तो उसके बाद जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, वो कैसे कहां से होगा, वो डर्मिस से होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से होगा, एपिडर्मिस से होगा, या सबक्यूटेनियस लेयर से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ जरा, कौन बताएगा। अरे मेरी आवाज आ रही है सबको क्या? यस सर। हाँ तो बताओ जवाब दो। यस सर। ठीक है, जब सपोजिटरी बेस मेल्ट हो जाते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उनमें जो ड्रग होती है, तो हमारी ड्रग कहां से वो एब्जॉर्ब होती है, वो डर्मिस, डर्मिस कहां होती है हमारी, अरे भाई डर्मिस का मतलब क्या है, डर्मिकूल पाउडर सुना है सब लोगों ने, यस सर। क्या होता है डर्मिकूल Yes, sir. पाउडर, अरे भाई जहां पर टर्म डर्मिस यूज हो रही है, डर्मिस का मतलब होता है क्या, स्किन से, बात समझ रहे हो। तो जब सपोजिटरीज मेल्ट या डिसॉल्व हो रही है, जब बॉडी कैविटी में डाल दिया, तो वहां पे डर्मिस थोड़ी है, डर्मिस तो है नहीं, ठीक है। वहां पे एपिडर्मिस भी नहीं है, वहां पे सबक्यूटेनियस लेयर भी नहीं है, सबक्यूटेनियस लेयर हमारे डर्मिस के नीचे ही होती है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि हम लोग को पता है जब हम लोग GIT की बात करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, इसको जो इंटरनल सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी होती है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ही, क्योंकि हमने GIT में डाला है, इसको रेक्टम में डाल दिया हमने सपोजिटरीज को, तो वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन ही है, तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन से ही वो सपोजिटरी क्या होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। बात को समझ रहे हो, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है द पीएच ऑफ रेक्टल फ्लूइड इज, ठीक है। तो रेक्टल फ्लूइड का पीएच क्या है, तो रेक्टल फ्लूइड का पीएच क्या होगा, इनमें से कौन बताएगा। ऑप्शन ए इज 2 to 3, ऑप्शन बी इज 4 to 5, ऑप्शन सी इज 7 to 8 एंड ऑप्शन डी इज 10 to 11। इसका आंसर तुम लोग को पता होना चाहिए, तो जीएस का क्वेश्चन भी है। 7 to 8। क्या है, 7 to 8। 7 to 8, इसका करेक्ट आंसर है 7 to 8, ठीक है। देखो हमारे स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, जैसे जैसे नीचे हम लोग बढ़ते जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, वहाँ बेसिक बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। तो जो हमारी जो रेक्टम में जो फ्लूइड है, या जो रेक्टम है, या लार्ज इंटेस्टाइन में तुम लोग बोल सकते हो, तो वहाँ पे हमारा जो पीएच है वो कितना है, 7 से लेकर के 8 के बीच में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वहाँ पर बेसिक इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो वहां पे बेसिक है, अल्कलाइन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, द सब टाइप
टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेसिस आर, इनमें से कौन जो है सपोजिटरी बेसिस के टाइप्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा है ओलियोजिनस बेसिस, दूसरा हमारा है एक्वस बेसिस, तीसरा हमारा है सिंथेटिक फैट बेसिस और चौथा हमारा हो गया इमल्सिफाइंग बेसिस। सॉरी, चौथा यहाँ इसी कैटेगरी में है। सी ऑप्शन में अगर हम लोग जब आते हैं तो बोथ आ जाते हैं इसमें, ए और बी, और डी ऑप्शन में जब हम लोग आते हैं तो दैट इज नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा। सपोजिटरी बेसिस हमारे कितने टाइप्स के थे? सर 4। 4 टाइप्स के थे, तो 4 टाइप्स हमारे लिखे तो हैं। ओलियोजिनस बेसिस हो गया, एक्वस बेसिस हो गया, ये ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में तुम्हारे सिंथेटिक फैट बेसिस है और इमल्सिफाइंग बेसिस हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के बेसिस है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ए एंड बी, जो ऑप्शन सी है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सपोजिटरी बेसिस का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तुम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 इज टाइप ऑफ एक्वस बेसिस फॉर सपोजिटरी इज। ठीक है, सपोजिटरी में जो हमारे एक्वस बेसिस होते हैं, ठीक है, सपोजिटरी के 4 बेसिस हो गए। 4 बेसिस अभी हम लोगों ने देखे हैं। पहला ओलियोजिनस बेसिस हो गया, दूसरा एक्वस बेसिस हो गया, तीसरा सिंथेटिक फैट बेसिस हो गया और चौथा हमारा हो गया क्या? इमल्सिफाइंग बेसिस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो एक्वस बेस हमारा है, ये जो एक्वस बेस है, तो इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक्वस बेस को भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है कुछ कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है? ग्लिसरोजिलेटिन बेसिस। बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? मैक्रोगोल बेसिस। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सोप ग्लिसरीन बेसिस। और ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो कौन बताएगा इसका राइट आंसर? सर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जो ग्लिसरोजिलेटिन बेस और जो मैक्रोगोल बेसिस है वो क्या है? वो एक्वस बेस होते हैं। तो जब ए और बी हो गया तो ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन सी भी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज एक्वस बेसिस हम लोग उनको बोलते हैं जिसकी एक्वस या वाटर में सॉल्युबिलिटी मिसिबिलिटी होती है, जो वाटर वॉशेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ग्लिसरीन भी है, हमको पता है, जिलेटिन भी होता है, मैक्रोगोल बेसिस भी है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सोप और ग्लिसरीन तो होता ही होता है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोवैक्स इज। ठीक है, तो कार्बोवैक्स हमारा क्या है? एक सपोजिटरी बेस का टाइप है। ठीक है, तो कार्बोवैक्स इज, तो कार्बोवैक्स कौन सा वाला वैक्स होगा? ग्लिसरोजिलेटिन बेस के अंदर है, मैक्रोगोल बेसिस के अंदर है, सोप ग्लिसरीन बेस के अंदर है, या इनमें से कोई भी नहीं? मैक्रोगोल बेस। मैक्रोगोल बेसिस है, ये तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो कार्बोवैक्स है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो मैक्रोगोल बेस में आता है। दूसरी चीज, मैक्रोगोल बेस हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे वाटर मिसिबल या एक्वस बेसिस इनको बोला जाता है, तो इसीलिए कार्बोवैक्स भी क्या हो जाएगा? एक एक्वस बेस हो जाएगा। ये तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे अब हम लोग आते हैं। अनटोवर्ड रिजल्ट अकर्ड बाय प्रेस्क्राइबिंग, giving or mixing substances and drugs which are antagonistic in nature is called as। ठीक है, जब हम लोग ड्रग को प्रेस्क्राइब करते हैं, मिक्स करते हैं, डिस्पेंस कर रहे हैं पेशेंट को, अगर उसकी वजह से कोई एंटागोनिस्टिक इफेक्ट आ रहा है तो इसको क्या बोला जाता है? तो ये हमारे ऑप्शंस क्या हैं? पहला हमारा ऑप्शन है कंपैटिबिलिटी, ऑप्शन बी इज इनकंपैटिबिलिटी, ऑप्शन सी इज बायो अवेलेबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बताओ जरा। इनकम्पैटिबिलिटी, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई अनएक्सपेक्टेड और इनएप्रोप्रिएट कोई इफेक्ट हमको मिले, जब भी हम लोग 2 या 2 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कंज्यूम करेंगे। ठीक है, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी हमको हार्मफुल, नेगेटिव या अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट नहीं दिखेगा। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया है प्रीवियसली, इवन एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन था यूनिट 1 में। सर जो ड्रग्स को अनएक्सचेंज करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। और क्लियर करो उसको जरा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितना ड्रग्स एब्जॉर्ब होता है? हाँ, ये ज्यादा करेक्ट हो गया कंपैरेटिवली। देखो, हम लोग जितनी भी ड्रग कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने क्या किया है, 100 mg कोई ड्रग कंज्यूम करी है। ठीक है, 100
mg तुमने कोई ड्रग कंज्यूम करी, इस 100 mg को अगर हम लोगों ने ओरल रूट से कंज्यूम किया है तो कभी भी 100% ड्रग हमारे सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। ठीक है, उस ड्रग का कुछ फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल x फ्रैक्शन क्या हो गया, x परसेंटेज उसका क्या हो जाता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है, और उसका y परसेंटेज क्या होगा, हमारे ब्लड में या सर्कुलेशन में पहुंचेगा। तो जो ड्रग की ये अमाउंट या जो y अमाउंट है जो कि हमारे सर्कुलेशन में पहुंची है, इस अमाउंट को ही उस ड्रग की हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो ये कभी भी 100% नहीं होगी अगर ओरल रूट से हम लोग इसको खिला रहे हैं। तो हो सकता है कि ये 90% हो सकता है कि 80% हो सकता है कि 50% हो सकता है कि 10% हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और कुछ फ्रैक्शन जो मेटाबोलाइज हो गया वो अवेलेबल नहीं होता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई बायो अवेलेबिलिटी इज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अनचेंज्ड ड्रग दैट रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलर। आसान भाषा में हम लोग बोले तो बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की वो अमाउंट है जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है और जो ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी को हम लोग यही बोलते हैं कि भाई ये जो वो अनडिजायर्ड, अनएक्सपेक्टेड या इनएप्रोप्रिएट रिजल्ट्स हैं जो कि हम लोग जब एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट को एक साथ किसी पेशेंट को खिलाते हैं और उसकी वजह से कोई अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट्स हम लोगों को प्रोड्यूस वहां पर होते हैं। ठीक है, वो इफेक्ट किसी भी तरीके के हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि वो हार्मफुल ही हो, पर हो सकता है कि उसकी वजह से ड्रग की इफेक्टिवनेस कम हो जाए, पेशेंट के लिए हार्मफुल हो जाए, उस ड्रग का कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है या कोई दूसरी चीज उसकी बॉडी में हो जा रही है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। पहली थी हमारी क्या, फिजिकल, दूसरी क्या थी, केमिकल, और तीसरी क्या थी, थेरेप्यूटिक। ठीक है, या इसको तुम लोग फार्मास्यूटिकल या इसको फार्माकोलॉजिकल भी इनकम्पैटिबिलिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी तुमको ध्यान में रखनी है। तो हम लोग यहाँ पर पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं फिजिकल की। तो फिजिकल क्या है, एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। इनमें से कौन सा एग्जांपल फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज मिसिबिलिटी, ऑप्शन बी इज इंसॉल्युबिलिटी, ऑप्शन सी इज लिक्विफैक्शन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन इसमें ज्यादा सही है या कौन सा ऑप्शन इसमें सही, ऑल ऑफ द अबव। ये जो हमारी मिसिबिलिटी होती है, हमारी जो इंसॉल्युबिलिटी है, जो लिक्विफैक्शन है, सारे के सारे फिजिकल फिनोमिना है। बात को समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, मिसिबिलिटी, बी इंसॉल्युबिलिटी एंड ऑप्शन सी इज लिक्विफैक्शन। तो तीनों ऑप्शंस हमारे यहाँ पे सही हैं, तीनों के तीनों फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के एग्जांपल हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। ये तो सभी को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन हमारा है थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन सी इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा सही होगा इसमें, All of the above. ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव मींस जो थेरेप्यूटिक, फिजिकल और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है तो वो किसके एग्जांपल हैं, वो सभी के सभी इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स हैं। एग्जांपल भी हम लोग इनको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, combination of 2 or more liquid ingredients result into non-homogeneous product, such ingredients are called as। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स करते हैं और नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट जब हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस फिनोमिना को बेसिकली उनको हम लोग मिसिबल इंग्रेडिएंट बोलेंगे, उनको इमिसिबल इंग्रेडिएंट बोलेंगे, उनको सॉल्युबल इंग्रेडिएंट बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। सर बी, ऑप्शन बी इज इमिसिबल। ठीक है, जब 2 लिक्विड्स एक दूसरे में नॉन होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उनको इमिसिबल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर टर्म इनसॉल्युबल जनरली यूज नहीं होगी। एक चीज तुम लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे दोनों इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैसे हैं, लिक्विड है। जब एक लिक्विड हो और दूसरा इंग्रेडिएंट सॉलिड हो, ठीक है, तब जाकर के हम लोग इनसॉल्युबल या सॉल्युबल टर्म का यूज करते हैं। पर अगर दोनों इंग्रेडिएंट हमारे लिक्विड हो, सॉलिड ना हो, तो वहां पर कौन सी टर्म यूज करनी पड़ती है, इमिसिबिलिटी या मिसिबिलिटी टर्म का वहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाता है बी, दैट इज इमिसिबिलिटी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच एजेंट्स आर यूज्ड टू ओवरकम इमिसिबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो वो कौन से एजेंट हैं जिनका यूज किया जाता है इमिसिबिलिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए या कंपोनेंट्स को और ज्यादा मिसिबल बनाने के लिए। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ये तुमको पता है, ये हम लोग प्रीवियसली पढ़ा है हम लोगों ने। इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है। Emulsifying agents are used to overcome the immiscibility problems, ठीक है। जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग सस्पेंशन इमल्सन या ऐसा कुछ इमल्सन अगर हम लोग बना रहे होंगे तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स वहां पे यूज करेंगे जिससे कि मिसिबिलिटी उनकी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19, यूटेक्टिक मिक्सचर्स हैव यूटेक्टिक मिक्सचर्स हैव मेल्टिंग पॉइंट। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, हाई होता है, लो होता है, ये दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई भी नहीं। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। ये सबको पता होना, पहले तो मुझे ये बताओ कि यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। बताओ भाई यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। सर यूटेक्टिक मिक्सचर्स जो है लिक्विड में टर्न हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। हाँ, ये सही आंसर दिया है तुमने, ठीक है ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर्स बेसिकली क्या है, जब हम लोग दो सॉलिड्स को मिक्स करते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड है, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या किया, कोई मिक्सचर बनाया, ठीक है। अगर वहां पे लिक्विफैक्शन होता है, ठीक है, या हमको कुछ लिक्विड सा उसमें दिखाई देता है, तो समझ लो कि ये दोनों सॉलिड्स कैसे हैं, ये एक दूसरे के साथ में यूटेक्टिक मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स को जब हम लोग फॉर्मुलेशन जब बनाते हैं तो थोड़ा हमको ध्यान देना होता है कि भाई ये कंपोनेंट का यूटेक्टिक मिक्सचर तो नहीं है, उसकी वजह से फॉर्मुलेशन खराब तो नहीं हो जाएगी, सारी चीजें हमको ध्यान देनी होती है। तो अब ये बताओ कि अगर वो मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट ही हो रहे हैं ऑब्वियसली, तभी तो लिक्विफाई, पानी में नहीं कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वो मेल्ट हो जा रहे हैं, तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मेल्ट हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, उनका मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है, ये दोनों हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। सर मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, लो होगा उनका, जब उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो मेल्ट होंगे। पहले तो मेल्टिंग पॉइंट हाई था, इसीलिए तो मेल्ट नहीं हो रहे थे वो नॉर्मल टेम्परेचर पे। जैसे उन दोनों को हमने मिक्स किया तो उनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गए, वो मेल्ट हो गए या लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये तुमको ध्यान में रखना है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ये तुमको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 पे अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एब्जॉर्बेंट आर यूज्ड टू ओवरकम। जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं उनका यूज क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, मिसिबिलिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए, दूसरा है इंसॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम से बचने के लिए, तीसरा हमारा है क्या, लिक्विफैक्शन से बचने के लिए, और ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा इसका आंसर। एड्सॉर्बेंट्स का यूज क्यों हम लोग करेंगे और एड्सॉर्बेंट का यूज क्यों करते हैं, एक तो मिसिबिलिटी से बचने के लिए, ठीक है, उसके अलावा है इंसॉल्युबिलिटी से ओवरकम करने के लिए, लिक्विफैक्शन से बचने के लिए, या नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। देखो एड्सॉर्बेंट्स का यूज हम लोग करते हैं बेसिकली किस में, यूटेक्टिक मिक्सचर्स में, ठीक है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जो लिक्विफाई हो जाते हैं जब उनको हम लोग मिक्स करते हैं दो सॉलिड्स को। तो ऑब्वियसली एड्सॉर्बेंट का यूज हम लोग क्यों करेंगे, उसके लिक्विफैक्शन को रोकने के लिए, या जो लिक्विफैक्शन हो रहा है, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसको एड्सॉर्ब करने के लिए, जिससे कि हमारी बाकी की फॉर्मुलेशन खराब ना हो। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज लिक्विफैक्शन। तो एड्सॉर्बेंट्स का यूज कर रहे हैं हम लोग क्यों, लिक्विफैक्शन की प्रॉब्लम से बचने के लिए या ओवरकम करने के लिए, ठीक है। और ये कैसे काम करेंगे, जितना भी मटेरियल या सॉलिड इंग्रेडिएंट लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे कि पूरी फॉर्मुलेशन हमारी क्या होगी, वो खराब नहीं होगी, ठीक है। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 इज incompatibility developed due to the change in therapeutic responses or intensity of one or more drugs is called as, ठीक है। जो incompatibility, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अगर incompatibility हो रही है किसकी वजह से, therapeutic responses की वजह से। तो बताओ जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। नाउ नंबर 22 इज प्रिस्क्राइबिंग इम्प्रॉपर डोज ऑफ ड्रग मे लीड टू,
अगर हम लोग ड्रग की डोज को इम्प्रॉपर डोज अगर हम लोग दें तो उसकी वजह से कैसे इनकम्पैटिबिलिटी आएगी? फिजिकल, केमिकल, थेरेप्यूटिक या ऑल ऑफ दी एबव? बताओ जरा इसका आंसर। ऑल ऑफ दी अबव नहीं है, इसमें भी तुम्हारा क्या है? थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी ही है। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा ड्रग की डोज हम लोग जब देते हैं पेशेंट को ना, या कम दे देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो उस ड्रग की वजह से जो ट्रीटमेंट होना होगा, ठीक है, या जो मिक्सचर की वजह से जो ट्रीटमेंट होना होगा, तो उस लेवल तक नहीं हो पाएगा, या जरूरत से ज्यादा इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में चले जाएंगे, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी वगैरह हो जाएगी या हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 इज प्रिस्क्राइबिंग एंटागोनिस्टिक ड्रग मे लीड टू। अगर हम लोग एंटागोनिस्टिक ड्रग्स अगर देते हैं पेशेंट्स को, तो उनकी वजह से कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी होगी? पहला ऑप्शन हमारा है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, तीसरा है थेरेप्यूटिक, चौथा है ऑल ऑफ द एबव। सर थर्ड, थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी ही होगी। अगर हम लोग एंटागोनिस्टिक ड्रग देंगे तो एंटागोनिस्टिक ड्रग बेसिकली उनको बोला जाता है जो कि किसी दूसरी ड्रग के या कंपोनेंट के एक्शन को रोक देते हैं। ठीक है, कोई फीवर अगर कर रहा है तो ऐसा कुछ हमने दे दिया कि उसकी वजह से फीवर या टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? वो घट जा रहा है। बात को समझ रहे हो? तो उसको उसका एंटागोनिस्ट हम लोग बेसिकली बोलते हैं। तो अब क्या होगा कि थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेस को लेकर के है, इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है? प्रेस्क्राइबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग्स कैन कॉज। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? एक होता है इंडिकेशन, ये मैंने क्लास में अलग से डिस्कस किया था, मुझे याद है, और एक होता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो अभी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इंडिकेशन का मतलब होता है कि इन सिचुएशंस में ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करना है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है कि डू नॉट प्रेस्क्राइब दिस ड्रग। सीधी सीधी आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें तो डू नॉट प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होगा? तुमने देखा होगा, सुना होगा मे बी, कि जनरली प्रेगनेंसी में बोला जाता है, ज्यादातर ड्रग्स में लिखा हुआ होता है कि डू नॉट प्रेस्क्राइब इन दी केस ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेग्नेंट जो लेडीज हैं उनको क्या करो? इन ड्रग्स को प्रेस्क्राइब नहीं करोगे। तो अगर ऐसी बात आती है तो वो ड्रग प्रेगनेंसी में क्या होगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी। बात को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कि इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में ये वाली ड्रग या मेडिसिन नहीं देनी है। ठीक है, और इंडिकेशन का मतलब है कि इस सिचुएशन में देनी है। जैसे फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल इंडिकेशन है उसका, पैरासीटामोल देना है उसमें, तभी तो ठीक होगा वो। क्लियर है ना इतना? ठीक है, तो ये जो अगर हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग देते हैं पेशेंट्स को, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा इनकम्पैटिबिलिटी के? पहला हमारा है फिजिकल, दूसरा हमारा है केमिकल, तीसरा है थेरेप्यूटिक, और चौथा हमारा हो गया नन ऑफ दी अबव। सर थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। ये भी थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी में ही आएगा, ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स या थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स को लेकर के ही ये इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है, ये जो टर्म आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी होती है। ठीक है, ये एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है ड्रग की, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड विद मिल्क। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स को हम लोग मिल्क के साथ में प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं, एज इट इज इनएक्टिवेटेड बाय कैल्शियम प्रेजेंट इन द मिल्क। इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। देखो, हम लोग जो टेट्रासाइक्लिन हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, इनको मिल्क के साथ में प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो मिल्क के साथ इनको प्रेस्क्राइब नहीं करने का रीजन क्या है? कि ये इनएक्टिव हो जाती है। ठीक है, हमारे मिल्क में जो कैल्शियम प्रेजेंट है, उस कैल्शियम की वजह से ये जो हमारी टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं एंटीबायोटिक्स, ये क्या हो जाती हैं? इनएक्टिव हो जाती हैं, इनका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ये काम की नहीं रहती हैं। सीधी सीधी आसान भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जब ये काम की नहीं रहेंगी तो जो ऐसी जो इनकम्पैटिबिलिटी है, तो वो कौन सी वाली कैटेगरी में आती है? सर केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। ये केमिकल में नहीं है, ये भी थेरेप्यूटिक में ही है। बात को समझ रहे हो? ये तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से सिर्फ उसका इनएक्टिवेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्सेज उसके एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन की कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई कैल्शियम ने कुछ और ही कुछ ऐसा कुछ काम कर दिया, बस उसने क्या कर दिया कि उसकी वजह से जो टेट्रासाइक्लिन्स हैं उनका रिस्पॉन्सेज नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब जब रिस्पॉन्सेज नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसकी जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी वाली कैटेगरी में चली जाएगी।
बात को समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेट्रासाइक्लिन्स, कभी कभी सीधे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ नहीं देते हैं, तो क्यों नहीं देते? तो तुमको ध्यान में रखना है कि उसकी वजह से क्या हो जाती है, थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाती है, या टेट्रासाइक्लिन्स अपना काम नहीं कर पाती है, मतलब कि कोई फायदा नहीं होता है उसको अगर उसको मिल्क के साथ हम लोग देंगे। या फिर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा कंपोनेंट है मिल्क में जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन्स इनएक्टिवेट हो जाती है या मिल्क के साथ हम लोग नहीं देते, तो तुमको वहां पे क्या ध्यान में रखना है, कैल्शियम जो उसमें प्रेजेंट है, उस कैल्शियम के प्रेजेंस की वजह से हम लोग टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क के साथ में नहीं देते हैं। बात को समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जीपैट वगैरह में भी काफी पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज इनकम्पैटिबिलिटीज ड्यू टू स्लो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये टर्म शायद तुम लोगों ने नहीं सुनी होगी। देखो कभी कभार क्या होता है कि भाई कोई कंपैटिबिलिटी हमारी बहुत ही ज्यादा केमिकल रिएक्शन कोई स्लो हो रही है, मतलब उसको नॉर्मली होना चाहिए था, टाइमली उसको होना चाहिए था, पर वो हो नहीं पा रही है। उसकी वजह से उस तरह के जो थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स हैं तो वो नहीं उसके आ पा रहे हैं। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पर एक नई टर्म आती है, उसको बोला जाता है क्या, डिलेड, DELAYED, डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी। बात को समझ रहे हो? अगर कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, कोई केमिकल रिएक्शन है, उसने जल्दी होना था, नॉर्मल पेस पे होना था, पर वो नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन की वजह से, उस केमिकल का रिएक्शन का रेट होने का क्या हो गया, वो स्लो हो गया। जो केमिकल रेट स्लो हो गया उसका, तो ऑब्वियसली जो इफेक्ट प्रोड्यूस होने होंगे वो नहीं हो पाएंगे, या उनको होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, या उतनी इंटेंसिटी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी। तो ऐसी जो इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इसको डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर टर्म दी जाती है, डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स तुम लोग को ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा मे भी हो सकता है कि दो चार चीजें तुम लोगों को और पता लगी होंगी इन एमसीक्यूज को जब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसका वीडियो मैं अभी उसमें अपलोड कर लूंगा, मे बी आज शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगा। तो अगर तुम लोगों को रिवाइज करना होगा, देखना होगा, तो दोबारा से वहां जाकर के गूगल क्लासरूम में मैं लिंक अपलोड कर दूंगा इसका, तो वहां पे तुम लोग इसको आसानी से देख सकते हो। ठीक है।